हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। लास्ट ईयर्स में जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं उन्हें मैं डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर में से बेटा क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। सो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस करने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्लास में ही उसको डायरेक्टली किया था। जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, या क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को आप कैसे प्रिवेंट करेंगे, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपके प्रीवियस ईयर्स में आते हैं। एंड जो एक आधा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी क्लास में कराऊंगी। तो चलिए बेटा यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम दोनों चीजों के क्वेश्चंस करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। कई बार अलग अलग बोर्ड्स में एलियन स्पीशीज पे क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलियन स्पीशीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंडर आपको जो एग्जाम्पल्स हैं, इनफैक्ट जो भी जैसे को एवोल्यूशन वाला हो गया, को एक्सटिंक्शन वाला हो गया, सॉरी, तो को एक्सटेंशन का हो गया, या आपका कि एलियन स्पीशीज होगी जो कौन सी खराब करे, मतलब जहाँ पे भी, या कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन सब के जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस टॉपिक के अंडर लिखना है, और एग्जामिनर आपके आंसर में उन एग्जाम्पल को देखेगा, और अगर नहीं मिलेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो प्लीज बेटा उसको आप मिस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे कहा है कि एलियन स्पीशीज थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी में, जस्टिफाई करें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एंड उसके बाद लिस्ट एनी अदर 3 कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो 3 कॉज, कोई भी तो हमने बहुत सारे कॉजेज पढ़े हैं भाई। कौन कौन से कॉज पढ़े हैं? एक तो हमने हैबिटेट लॉस किया है, फ्रैगमेंटेशन किया है, उसके बाद हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, फिर हमने एलियन स्पीशीज किया है, उसके बाद हमने को एक्सटिंक्शन किया है। तो इसको हम ईवल क्वाड्रेट कहते हैं। ईवल, ये ईवल हैं भाई, खराब हैं, और इनकी वजह से ये 4 हमारा बायोडाइवर्सिटी के लॉस को करते हैं। अब एलियन स्पीशीज ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट आर एलियन स्पीशीज। तो ये क्या है? दीज आर सर्टेन स्पीशीज जो कि किसी भी न्यू इकोसिस्टम में, ये वहां के नहीं है, उनको वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, किसी भी कारणवश वहां पे उनको लेके आया गया, और अब वो वहां पे इंडिजीनस या वहां के नेटिव स्पीशीज के साथ कॉम्पीट करते हैं। या तो नेटिव पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी या वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एलियन स्पीशीज क्या है बेटा? दीज आर द न्यू स्पीशीज दैट आर when introduced in an ecosystem compete with the नेटिव स्पीशीज। ये कंपीट भी कर सकती है, उनको मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो नेटिव स्पीशीज के संग ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ड्यू टू विच देयर कैन बी डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव स्पीशीज। ठीक है, इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, इनका डिक्लाइन हो सकता है। फिर आप एग्जाम्पल से लिखेंगे। तो एग्जाम्पल बेटा जैसे कि याद रखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने नाइल पर्च किया था, तो नाइल पर्च को कहाँ पे लेकर के आए? लेक विक्टोरिया में लेकर के आए, लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अफ्रीका। देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? 200 किक्लिड फिशेस, स्पेलिंग देख लेंगे, किक्लिड, ये शायद हो सकता है हमने इस स्पीशीज का नाम शायद मिस कर दिया थ्योरी पे, तो यहाँ पे ध्यान रखिए 200 किक्लिड स्पीशीज को इन्होंने खत्म कर चुके हैं, ये एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। देन और भी लिख सकते हैं, ये तो चलिए एक एनिमल का हो गया। देन यू कैन राइट अबाउट पार्थेनियम, ठीक है, आपका लेंटाना हो गया,
और बहुत सारी हैं, इकोनिया वगैरह। नाउ लिस्ट एनी अदर 3 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉस। और कौन से 3 हैं? तो कोई भी 3 बताने हैं, तो बाकी के बचे हुए 3, एक तो हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो दोनों को बताना है कि भाई हैबिटेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। फ्रैगमेंटेशन यानी कि हम बड़े हैबिटेट को छोटे छोटे में ब्रेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा गया है सोयाबीन की कल्टिवेशन के लिए, सच दैट, ऐसे बहुत सारे रीजंस। देन उसके बाद आप लिखेंगे को एक्सटिंक्शन, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन को एक्सटेंशन के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मतलब आपने 1-to-1 म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत बार किए हैं। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी किया है, मॉर्फोफेलस या यूका और प्रोन्यूबा माउथ का। फिर आपने फिग और वैस का पढ़ा, देन आपने ऑफरिस का पढ़ा है और बी का पढ़ा है, सेक्सुअल डिसीट वाला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो वो सारे आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा एक हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। Substantiate with the help of one example that in an ecosystem mutualist, किसी भी एक इस इकोसिस्टम में म्यूचुअलिस्ट क्या करते हैं? They tend to co-evolve and are also one of the major causes of biodiversity loss. तो किसी भी इकोसिस्टम में पहले तो आपको म्यूचुअलिस्ट के बारे में लिखना है, फिर tend to co-evolve. So first of all you need to explain what are mutualists. So mutualist organism क्या होते हैं? These are those organism that are dependent on each other. Some shows tight 1-to-1 म्यूचुअलिज्म, कुछ एकदम 1-to-1 म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं कि वो और किसी और के साथ नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेडिटेरेनियन ऑर्चिड का हमने किया था ऑफरिस, इसका बी के साथ था। देन फिग के साथ हमने किया था जैसे कि वैस्प। तो ये 1-to-1 दिखाते हैं। सो ये साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में दोनों दूसरे को क्या मदद कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं जैसे कि ऑफरिस और बी की अगर मैं बात करूं तो बी को तो बेटा नेक्टर मिल रहा है, वो सेक्सुअल डिसीट के लिए आता है, स्यूडो कॉपुलेशन करके जाता है भाई, है ना। और ऑफरिस को क्या मिल जाती है? पॉलिनेशन मिल जाती है। तो ये दोनों मदद कर रहे हैं। देन मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? सो सिंस दे आर highly dependent on each other, so if one extinct other will also, दूसरा भी extinct हो जाएगा। This is known as co-extinction, and co-extinction क्या है? It is one of the evil correlate of biodiversity loss। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लिस्ट 6 एडवांटेजेस ऑफ XC2 अप्रोच टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें कोई भी 6 ऐसे एडवांटेज लिखने हैं जो कि XC2 के हैं। तो सबसे पहले तो XC2 में होता क्या है? इट इज ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये क्या है? ऑफ साइट कंजर्वेशन है। नेक्स्ट बेटा, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस लिख सकते हो? तो भाई जिसको बचाने में मदद करता है वही इसके एडवांटेज हो गए। तो जैसे कि लेट्स सपोज अब यहाँ पे आप इनको नहीं लिख पाओगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, क्योंकि 6 पता होने चाहिए ना। तो जैसे कोई थ्रेटन स्पीशीज हैं तो हम उसको प्रोटेक्टेड एरियाज में रख सकते हैं। अब आपको लिख पाओगे, लेकिन देखो मैं पॉइंट लिखूंगी तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा ये भी इसमें आ सकता है। फिर जैसे कि कोई एक्सोटिक प्लांट स्पीशीज है, कोई प्लांट स्पीशीज है जो खराब हो रही है, ठीक है, उसके आप पॉलन को प्रिजर्व कर सकते हैं।
आप उसका टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। दो अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं, पॉलन और ये टिश्यू कल्चर। देन बेटा हम सीड बैंक्स के बारे में यू कैन राइट, सीड बैंक से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। देन गैमीट्स, कोई एक्सटेंट स्पीशीज है, कोई खत्म हो रही है तो उनके गैमीट्स को हम ले सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। देन बेटा उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, कोई लेट्स सपोज एक्सटिंक्ट हो गया है एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल इन वाइल्ड हैबिटेट। तो मान लीजिए कोई एनिमल वाइल्ड, उसके नेचुरल हैबिटेट में तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट इसको हम जू में प्रिजर्व कर सकते हैं। देन एक और क्या लिख सकते हैं, प्लांट्स का लिख सकते हैं, बोटानिकल गार्डन्स का, ठीक है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन नॉर्वे, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आता है, तो पहली बात तो इंडिया जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमने देखा है इंडिया के पास ज़्यादा इकोसिस्टम है, बट वी नीड टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि ऐसा क्यों है। अब आप ये पढ़ चुके हो कि ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज होती हैं उनमें ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस है, ज़्यादा इकोसिस्टम है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, सब कुछ ज़्यादा है। तो अगर आप नॉर्वे को देखें तो वो आर्कटिक जोन में आता है, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है। चलिए तो कैसे इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले क्यों इंडिया बेटा आपकी आती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब यहां पे क्यों एस, और इन रीजन्स में क्या होता है, इन रीजन में देयर इज हाई प्रोडक्टिविटी, देयर इज हाई सोलर एनर्जी, ऐसे यहाँ पे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं। तो इसीलिए बेटा इंडिया में बहुत तरीके के इकोसिस्टम है, जैसे इंडिया में आपको वेटलैंड्स भी दिखेंगे, इंडिया में आपको एल्पाइन माउंटेन्स भी दिखेंगे, इंडिया में कोरल रीफ्स भी हैं, इंडिया में मैंग्रोव्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, एक्सेट्रा। और अगर मैं यही चीज नॉर्वे की बात करूं, अगर मैं यही चीज नॉर्वे की बात करूं, तो नॉर्वे बेटा आर्कटिक जोन में है, कोल्डर रीजन्स हैं, तो वहां पे ज्यादा इकोसिस्टम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब था, जैसे आम है तो आम के बहुत सारे आपको उस जीनस में कई सारी चीजें मिलेंगी, अलग अलग तरीके के आम हैं। राइस है तो आपको बहुत सारी वेराइटीज ऑफ राइस मिलती हैं। सो जीनस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का हो गया कि जीन फ्रीक्वेंसी किसी की या अलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल समझा देंगे एनसीईआरटी में जो लिखा है। अब नंबर लिखना होगा पूरा कि राइस की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, मैंगोज की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है, नंबर के साथ। फिर क्या पूछा गया है कि स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ का क्या होता है बेटा, इट मीन स्पीशी रिचनेस। तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज़, अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी प्लांट और एनिमल जो कि वर्ज हैं एक्सटिंक्शन में, मतलब हो सकते हैं अगर उनका नहीं प्रोटेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है ह्यूमंस की डिमांड्स के लिए। अब एक बायोलॉजी स्टूडेंट के हिसाब से क्या एडवांटेजेस हैं, हम किस तरीके से उन स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, XC2 वाले आएंगे। XC2 में यही तो होता है, जो खत्म हो रही हैं चीज़ें, जो एक्सटिंक्ट हो रही है, आप उसको बचा सकते हो। इन C2 में क्या है, अगर जो नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो रही है तो वो होंगी, क्योंकि वो चीज़ें चलती जा रही है, आपने तो वो एरिया प्रोटेक्ट किया है। वो शायद ठीक है आप हंटिंग वगैरह रोक देंगे,
बट बहुत सारे रीजंस की वजह से वो खत्म हो रही है। लेकिन XC2 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग दी सम थिंग्स, कुछ आपने प्रिजर्व किया या आपने कंजर्व किया है, तो उसके लिए XC2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपके क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे देखिए। तो जैसे कि सारे XC2 वाले जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, क्योंकि दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स का पूछा है, तो वही सारे जो हमने डिस्कस किए, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा लिख देती हूं। अब और क्या क्या कर सकते हैं हम? अब जैसे कि लेट्स सपोज अगर मुझे उन्हें नेचुरल हैबिटेट में ही बचाना है, तो फॉरेस्ट कटिंग की वजह से हो रहा है, एनिमल के ह्यूमन के यूज की वजह से हो रहा है। सो हम रिड्यूस करें ऐसी चीजें, वी शुड रिड्यूस हंटिंग, वी शुड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, जिससे हम नंबर को भी बढ़ाएंगे और उनके हैबिटेट का लॉस बचाएंगे। ठीक है, सो दो चीजें मैं यहाँ पे कर रही हूँ मोटा मोटा, कि या तो मैं उनका हैबिटेट प्रिजर्व कर रही हूँ या तो मैं उनका हैबिटेट कंजर्व कर रही हूँ, सॉरी नॉट प्रिजर्व, कंजर्व कर रही हूँ, और या तो मैं नंबर ऑफ स्पीशीज को कंजर्व कर रही हूँ। अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो मैं उनको मैन मेड हैबिटेट्स में डाल सकती हूँ। ठीक है, चलिए, तो डिटेल में लिखना है, मैंने पहले लिखवा दी XC2 वाले पॉइंट्स, वही सारे पॉइंट्स अब यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। गिव 3 hypotheses of explaining why tropics have greatest levels of species richness। बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। कि 3 ऐसे हाइपोथेसिस बताने हैं जिससे ये पता लगे कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी क्यों है। तो ये वो 3 पॉइंट हैं जो मैंने आपको क्लास में लिखाए थे कि क्यों ट्रॉपिक में ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म, ज्यादा स्पीशीज हमें मिलती हैं। अब यही क्वेश्चन साथ में ऐसे भी आ सकता है ऐड होके कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, स्पीशीज की रिचनेस क्यों जरूरी है, या ये क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है। तो ये साथ में कंबाइन होकर के ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सो आप देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्यों मेरी स्पीशीज डाइवर्सिटी जरूरी है, अगर दूसरा वाला क्वेश्चन पूछते हैं तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पहले हम वाई का आंसर लिखते हैं। वाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आया कि कोई भी जहां पे ज्यादा स्पीशीज होती है बेटा वो स्टेबल होती है। ठीक है, स्टेबल होती है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है। नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस इज मोर, या इंटरकनेक्शन ज्यादा होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है, तो इकोसिस्टम आपका अच्छा चल रहा होता है। सो यानी कि एक ये हेल्दी इकोसिस्टम हो गया। देन बेटा ऑल्टरनेटिव ज्यादा होते हैं, मोर अगेन हेल्दी इकोसिस्टम है। देन आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा स्पीशीज है तो भाई वहां पे ज्यादा चीजें हमें मिल सकती हैं, प्रोडक्टिविटी इज मोर। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बेटा ये रेजिस्टेंट होते हैं, किसी भी अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया so it is resistant to natural or man-made disturbance। अब पूछ रहा है कि give it 3, तो कौन कौन से वो 3 चीजें हैं जो दिखाता है कि ज्यादा ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी होता है ट्रॉपिक्स में। सो पॉइंट नंबर 1 कि वाई इट इज मोर, तो हमने क्या लिखेंगे, सेम वही पार्ट्स कि ट्रॉपिक्स में देयर इज मोर सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से
देयर इज मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा टॉपिक बेटा क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि ट्रॉपिक्स वाले जगह जो होती है वो लेस सीजनल होते हैं। टेम्परेट्स में आप देखेंगे तो बहुत बदलता रहता है, सो इट इज लेस सीजनल्स। देन अगर मैं देखूंगी टेम्परेट, इसमें ग्लेशिएशन की वजह से, एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन देयर इज लॉस ऑफ मेनी स्पीशीज। लेकिन अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात करूं तो इट हैज रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। ये अनडिस्टर्ब्ड है एंड इट विल सपोर्ट इवोल्यूशन। और इन्हीं पॉइंट्स को आप कंबाइन भी कर सकते हो, जैसे ट्रॉपिक्स हैव मोर सोलर एनर्जी, तो यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। मोर सोलर एनर्जी, या लिखो कि ट्रॉपिक्स हैव मोर सोलर एनर्जी, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इंटरडिपेंडेंस ज्यादा है। ऐसा इकोसिस्टम हेल्दी रहते हैं और वहाँ पे हर चीज हमें बेनिफिटेड होती है। लेस सीजनल, इतने ज्यादा चेंज नहीं होते, प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि एक्सप्लेन द स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, उसकी इक्वेशन पूछता है, जेड की वैल्यू पूछता है। कभी कभी ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बर्ड्स के लिए, फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए कितनी वैल्यू होगी, लार्जर पॉपुलेशन के लिए कैसी होगी, जेड की वैल्यू क्या डिपिक्ट करती है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसने दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या कहता है, क्या कहता है भाई स्पीशीज रिलेशनशिप की इफ द एरिया इज इंक्रीज, the species number is also increase, स्पीशी का नंबर भी इंक्रीज होता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ लिमिट। देन आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें कैसा ग्राफ मिला था। अब जैसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप, तो ये वाला पार्ट में भी लिखवाती हूँ। अगर क्वेश्चन में आता है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप में तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कि एरिया इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगी। फिर बेटा ये अप टू अ सर्टेन लिमिट है, जिसकी वजह से हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। देन अगर हम उसकी लॉग वैल्यू देखेंगे तो बेटा हमें ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्लोप का पूछा है, तो आपको स्लोप बताना होगा। तो जब हम लॉग स्केल लेते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आपका जो z दिखाता है, सो z इज द स्लोप। तो स्लोप क्या दर्शाती है और उसके क्या फायदे हैं। सो स्लोप बेटा ये दिखाएगा क्या, इनका रिलेशनशिप कि कितनी, अगेन स्लोप शोज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे पता लगता है, जितना स्मॉलर एरिया होगा उतनी ज्यादा जो मेरी स्लोप होगी, या ऐसे लिखो कि लार्जर एरिया, जितना लार्जर एरिया होगा, लार्जर एरिया में जो स्लोप है वो स्टीपर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लार्जर स्पीशीज है। तो स्लोप की इंपॉर्टेंस यही है कि स्पीशी एरिया रिलेशनशिप दिखाती है और इसको हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ। तो नाउ सबसे पहले ये चीज यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपका कर्व इंपॉर्टेंट है, आपकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर अब उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा स्पीशीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, तो यू हैव टू राइट कि स्लोप ऑफ रिग्रेशन इज डिपिक्टेड बाय वैल्यू z, एंड वैल्यू z ये दर्शाती है स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप। द लार्जर द एरिया द मोर स्टीपर विल बी द स्लोप, और सिमिलरली वहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी। फिर आप उसकी वैल्यू लिखोगे। सो नेक्स्ट चीज क्या है, लार्जर इज द एरिया, मोर इज वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू भी बेटा बड़ी होगी, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि फ्रूगीवेरस के लिए क्या है, पूरे कॉन्टिनेंट में क्या होगी, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है, व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है और इसका रोल क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या थे, ये वो कल्चरल एरियाज थे, प्रिजर्व एरियाज, ये वो एरियाज हैं जिनकी रिलीजियस वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो उस जगह की प्रोटेक्शन कर रही है। तो इसके बदले से क्या हो रहा है कि मेरा अपने आप वो एरिया प्रोटेक्टेड हो जा रहा है और मेरी स्पीशीज कंजर्व हो जा रही है, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रुव्स क्या है बेटा, पहले व्हाट आर सेक्रेड ग्रुव्स, so nothing but these sacred groves तो ऐसे लिखिए कि और सेक्रेड फॉरेस्ट। नाउ these are small regions which have great cultural and religious importance, ठीक है। These are protected by the people living there, और ये कैसे लोग होते हैं, that is ट्राइब्स या कोई कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कंजर्वेशन, तो रोल ऑफ कंजर्वेशन यही हो गया कि ये यहाँ पे उन रीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका रोल क्या हो गया कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज present
their own people due to their cultural value. और बेहतर इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन राइट फ्यू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, खांसी ये वाली सारी आप लिख सकते हैं, जयंती एंड खांसी हिल्स, इन सब के बारे में लिख सकते हैं, अरावली हिल्स के बारे में लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि अरावली हिल्स एक्सेट्रा, जो भी है 3-4 एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी के लिख दीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखिए बेटा, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। The greater species or the greater species or species richness, अब तो the greater the species number or the greater the species richness, the more stable is the ecosystem. The more stable is ecosystem. अब ये कैसे स्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, अब वही सारे कि ऐसा इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें हाई प्रोडक्टिविटी है, ऐसे इकोसिस्टम में ज़्यादा इंटर कनेक्शंस हैं तो इंटरडिपेंडेबिलिटी है, ऐसे इकोसिस्टम में बेटा आपका सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, हर चीज़, हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर ये हमारे बैलेंस कर रही है, इट बैलेंसेस द बायोस्फीयर। जो एबायोटिक बायोटिक इंटरैक्शंस होते हैं वो बैलेंस करता है बायोस्फीयर को। फिर और क्या लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस होती हैं, रेजिस्टेंट टू बायोटिक चेंज, कोई इन्वायरमेंट की कंडीशन हो गई खराब, या रेजिस्टेंट टू एबायोटिक चेंज, कोई अगर लेट्स सपोज कुछ भी एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, जैसे कि नेचर वेचर खराब हो गया। बायोटिक कंडीशन, लेट्स सपोज कि कोई एनिमल अगर एका दुक्का मर गया, जैसे मान लो कि बकरी वकरी मर गई, तो शेर के पास अब सिर्फ बकरी ही नहीं है खाने को, और भी हैं, तो रेजिस्टेंट हो गया बायोटिक किसी भी चेंज कंडीशन से, एबायोटिक कंडीशन से रेजिस्टेंट हो गया। बेटा ये एलियन स्पीशीज से रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए नाउ अब यहाँ पे एक छोटा सा क्विज करते हैं, उसके बाद बेटा हम सारे यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So now the first question is on the screen. क्या बोला है, there are 4 major causes of accelerated rates of species extinction, जिनको हम the evil quotlet कहते हैं, जिसकी हमने बात करी। अब कह रहा है which of the following is not included in that। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन, डैश इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर गेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो ये पॉइंट यहाँ पे हमारा मिस हो गया, तो क्विज के बहाने हम इसको अब करेंगे। आप ट्राई कीजिए बेटा इसका आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ अगर आपसे नहीं हुआ तो। चलिए देखते हैं बच्चे यहाँ पे पहला। सो 4 क्वार्टलेट में से हमारे कौन से थे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आता है, को एक्सटिंक्शन,
एलियन इन्वेशन, लेकिन पॉल्यूशन नहीं आता। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब पूछ रहा है कि क्या है, देखिए बेटा आपको जहाँ पे ये सब लिखा था ना कि हम जैसे हैबिटेट लॉस होता है, क्यों हम जो या ब्रॉडली यूटिलिटी या नैरो यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमें बहुत कुछ वहाँ से मिलता है। अगर मैं नैरो पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, पल्सेस, खाना, पेपर, गम, रेजिन्स, मेडिसिन, ये सब मिल रहा है। अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ मिलता है। और इन सब के कारण हम क्या करते हैं, हम उनकी फॉरेस्ट को, लेट्स सपोज फॉरेस्ट को काटते हैं डेवलपमेंट के लिए, हम रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट कट करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, प्लांट्स को खत्म करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अब तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें मदद करे, जब लेट्स सपोज मुझे कोई एक चीज बनानी है जो किसी प्लांट में मौजूद है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं उस सारे प्लांट्स को खत्म कर दूं जस्ट बिकॉज मुझे वो चीज चाहिए, तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये जो चीज है ना कि जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि किस से मुझे क्या क्या मिलेगा, कि कोई उसका मॉलिक्यूलर, जेनेटिक या स्पीशी लेवल डाइवर्सिटी मैं देख रही हूँ कि कोई स्पीशीज, कोई जीन, कोई जीनस जिससे मुझे कोई चीज मिलती है, तो मैं अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए उन प्रोडक्ट्स को गेन करूं। तो ये सारी चीजें बेटा बायो प्रोस्पेक्टिंग में आती है। ठीक है, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नाउ बेटा एक बार यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखेंगे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और जो मिस हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर बेटा क्वेश्चन आता है आपका कि वाई इंडिया इज नोन एज अ मेगा डाइवर्सिटी रीजन। तो आपको इंडिया की डाइवर्सिटी लिखनी है, नंबर लिखना है, रॉबर्ट मे वाले सारे वैल्यूज आपको लिखने हैं। फिर बेटा यहाँ पे आपके आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, देन ट्रॉपिकल में क्यों ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स वाला क्वेश्चन। देन बेटा आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इस पे रिसेंटली तो कुछ टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट हो सकता है इस बार आपको दे दे। ठीक है, उसके बाद बेटा अब आपके पास क्या आ जाता है, देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं की इंपॉर्टेंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, उसके बाद बच्चे स्पीशी एयर रिलेशनशिप, देन आपकी बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, वाई, या एक मिनट, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, देन वाई वी नीड टू प्रिजर्व एंड हाउ यू कैन प्रिजर्व, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए। सो विद दिस नाउ लेट्स कंप्लीट द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है एनवायरमेंटल इश्यूज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।